कृत्वा दक्षः सुतादानं यौतकं विविधं ददौ हराय सुप्रसन्नश्च द्विजेभ्यो विविधं धनम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। ज्योतिष के सर्वमान्य सिद्धांत से आपका परिचय कराऊंगा और आज 64वें नमांस के बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे। ये बात हमेशा याद रखने वाली होगी कि जातक की कुंडली में जो ज्योतिष के चक्र होते हैं उसमें लग्न चक्र का अपना महत्व है, नवमांस का अपना महत्व है, दृष्काण का अपना महत्व है, होरा का अपना महत्व है और इन सभी वर्ग चार्ट से अलग अलग विषयों का अध्ययन किया जाता है। पर इसमें भी कई बार लग्न जो है वो आपका संपूर्ण बता देता है। लग्न से आप सभी चीजें देखते हैं। नवमांस को जब लग्न से जोड़कर देखा जाता है तो उन सभी चीजों की प्रगाढ़ता और गहराई को देखा जाता है। नवमांस सिर्फ विवाह के लिए ही नहीं देखा जाता है। एक विस्तृत स्वरूप किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो विस्तार है वो कब होता है? उसके विवाह के बाद। उसकी प्रगति विवाह के बाद और देखी जाती है, या उसके जीवन में स्थिरता, उसके जीवन की गंभीरता विवाह के बाद हो जाती है। स्टेबल होता है तब वो विवाह करता है। तो विवाह होने से पहले वो स्टेबल हुआ तब विवाह उसने किया, तो विवाह के बाद क्या वो स्टेबिलिटी कायम रही या नष्ट हुई? और मैंने ये बात हर बार कही है कि नवमांस चक्र को मैं बीज चक्र कहता हूं, प्राण चक्र कहता हूं। वो लग्न कुंडली को बल देती है। शरीर अगर लग्न है तो नवमांस उसकी आत्मा है, प्राण है। जिस तरीके से हमारा जो स्थूल शरीर है उसमें जो सूक्ष्म शरीर के रूप में हमारा शरीर ही विद्यमान होता है, परमात्मा का अंश विद्यमान होता है, तो आंखों में नेत्र की ज्योति लेकर के विराजमान है, कानों में सुनने की शक्ति लेकर के विराजमान है। वैसे ही नवमांस चक्र लग्न कुंडली के प्रत्येक भाव को बल देता है। इसको भी उदाहरण से समझा दूं कैसे। अगर लग्न कुंडली का चौथा भाव कमजोर है और नवमांस कुंडली का चौथा भाव बलवान बना, तो अब ये एक कमजोरी जो लग्न कुंडली में बनी थी, नवमांस चक्र के मजबूत होने के कारण वो मजबूती में बदल गई। क्लियर है? आज का विषय 64वें नवांश पर केंद्रित है, जिसको बड़ी सरलता से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप झट से 64वें नवांश को कैसे समझ पाएंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिवपुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताता हूं। लाइव होता हूं मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे। फिलहाल विचार करिए, 64वां नवांश ये आपको समझना होगा कि यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा घर है, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, मैं दूसरा बदल देता हूं। क्या कहा कि एक जो राशि है वो 30 डिग्री की है ना? एक राशि यहां पे जो राशि बनी वो 30 डिग्री की है टोटल। थोड़ा ध्यान से समझना होगा। तो 30 डिग्री की बनी, यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्र टोटल 30 का हुआ। जब हम इसका नवमांश निकालेंगे तो 9 से भाग देंगे, नवां अंश निकालेंगे तो क्या होगा? एक जो अंश होगा वो 3 डिग्री 20 मिनट का होगा 9 तिया 27, 3 उसके बाद अगले में जाएगा। तो क्या कहा कि एक जो राशि है वो संपूर्णतया, ये जन्म कुंडली के 12 भाग हो गए जिसमें कोई ना कोई राशि बनती है, तो एक जो भाग बना इसका नवमांश का वो 3 डिग्री 20 मिनट का बना। तो एक राशि में कितने नवमांश हो गए? 9 नवमांश हो गए ना जी। जब आप इसको 9 से विभाजित करेंगे तो ये मतलब एक राशि के 9
अंश हो गए, 9 भाग। एक राशि में 9 भाग आपने कर दिया, तो इसका 9 भाग हुआ, फिर इसका 9 तो 18 हो गया, फिर तीसरे भाव को निकाला तो 9 तिया 27 हो गया, फिर इसका निकाला तो 9 चौके 36 हो गया, 9 पंजे 45 हो गया, 9 छक 54, फिर सातवें भाव में तो 9 सते 63, 63 नवांश तक आप आ गए। तो लग्न से लेकर सप्तम भाव तक आपको 63 नवांश आपने देख लिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप 64वें नवांश की तरफ जाते हैं कि 64वां नवांश क्या होगा, तो 64वां नवांश कहां पड़ रहा है? 63 नवांश तक तो आपने लग्न से लेकर सप्तम भाव तक की यात्रा कर ली, लेकिन जब आप 64वें नवांश की तरफ जाते हैं तो ये राशि का वो हिस्सा हो जाता है जो लग्न कुंडली के अष्टम भाव में पड़ता है। ठीक है, 9 सते 63 तक आप सातवें भाव तक थे, और उसके बाद 9 आठे 72, तो 63 के बाद जब आप उसका 8 गुणा करते हैं, जब 8वें भाव में जाते हैं तो 63 से बढ़कर 64वां नवांश कहां आया? जन्म कुंडली के अष्टम भाव में। इसका अर्थ क्या निकला कि लग्न कुंडली में जो अष्टम भाव है वही 64वां नवांश होता है लग्न कुंडली का। यह पहली बात हो गई। लग्न कुंडली का 8वां भाव 64वां नवांश होता है। अब अगर इसको और थोड़ा विस्तार करके देखें, बहुत सरलता से इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आपने ये 64वां नवांश कहां से निकला ये तो जान गए कि 64वां नवांश कहां पड़ता है। वो पड़ता है जन्म कुंडली के अष्टम भाव में, लग्न चक्र के अष्टम भाव में। अब इसको आचार्य ने 2 तरीके से निकालने की, या भावों के आधार पर भी। ये आपने लग्न का निकाल लिया, दूसरे भाव का अलग से निकाल लेंगे, तीसरे का अलग से निकाल लेंगे, चौथे भाव का अलग से 64वां निकलेगा, 5वें भाव का अलग से 64वां निकलेगा। एक भावों से आपने 64वां नवांश निकाल लिया, एक आपने लग्न से निकाल लिया, तो लग्न से जो निकाला वो 8वें भाव में गया 64वां नवांश। और एक आचार्य ये लिखते हैं, होरा शास्त्र में लिखा कि नहीं, लग्न से भी देखो और चंद्रमा से भी देख लो। चंद्र कुंडली बना करके भी चंद्रमा से भी 64वां नवांश देखना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण जातक का जो संपूर्ण होता है वो उसका मन होता है। और चूंकि चंद्रमा से वर्तमान का विचार किया जाता है, तो ये बहुत प्रमुख बात हो जाएगी कि 64वें नवांश का निर्धारण लग्न से हो, प्रत्येक भाव से हो, पर चंद्रमा से भी हो। बल्कि बहुत बार तो महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा से ही आप 64वां नवांश निकालेंगे। इसको समझने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे? अब एकदम सिंपल एक लाइन की बात है जो बिल्कुल ट्रिकी है। आपकी लग्न कुंडली में तो आपने 64वां नवांश देख लिया, इस पे एक अलग कार्यक्रम भी बनेगा जो मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा। पर अगर हम नवांश चक्र में देखते हैं, चूंकि 64वां नवांश है, इस वजह से हम नवांश चक्र की तरफ अब मूव करेंगे। तो नवांश चक्र की तरफ आप जब मूव करते हैं, तो ये तो लग्न चक्र की बात थी। नवांश चक्र में आपको, और चूंकि मैंने क्या कहा कि आचार्य कहते हैं कि चंद्रमा से देखना जरूरी है, तो नवांश चक्र में आप ढूंढिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहां बैठे हैं। तो नवांश चक्र में मान लीजिए चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हैं, किसी भी राशि में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस राशि में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, 64वां नवांश निकालने का सिंपल ट्रिक है, वहां से 4 घर आगे गिन लीजिए। तो 1, 2, 3 और 4। तो चंद्रमा जहां बैठे वहां से चौथे घर में जो राशि बनेगी वो आपके 64वें नवांश की राशि है। क्या कहा? वो आपके 64वें नवांश की राशि है। अब इसमें क्या हो, इसको फलकथन में कैसे लाएंगे, इसकी उपयोगिता कैसे है? तो शास्त्रकार लिखते हैं कि लग्न कुंडली के बाद जब नवांश चक्र में आपने चंद्रमा की पोजीशन देख ली और वहां से चौथे घर में कोई भी शुभ ग्रह अगर गोचर करेगा तो वो जातक के लिए अच्छा फल देने वाला होता है, शुभ फल दे सकता है। लेकिन अगर उस चौथे घर से, चंद्रमा जहां बैठे वहां से चौथे घर में गोचर वसात, गोचर में अगर कोई पापक ग्रह या क्रूर ग्रह
गोचर करेगा तो वो आपको मानसिक कष्ट दे सकता है। याद रखिए, मानसिक मैंने कहा है, शारीरिक नहीं कहा है। मानसिक कष्ट दे सकता है। तो आपको देखना क्या है, सिंपल देखना है कि आपके नौमांस चक्र में चंद्रमा कहां बैठे हैं। वो जिस भाव में बैठे हैं वहां से चौथे भाव में जो राशि बनी है, क्या वर्तमान में उस राशि से कोई पापक ग्रह जैसे शनि मंगल राहु केतु, या कोई क्रूर ग्रह जैसे सूर्य, या कोई पापक ग्रह मैंने कहा शनि मंगल राहु केतु, ये अगर गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, और जितने दिन तक वो गोचर में हैं उतने दिन तक आपको अपनी मानसिक परेशानी का एहसास होगा। गोचर वसात जब वो ग्रह वहां से मूव करके अगली राशि में जाएगा तब आपकी मानसिक परेशानी समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? बस सिंपल इतना देखना है। अब इसको आप थोड़ा और मैं विस्तार कर देता हूं, समझने की बात होगी, थोड़ा ट्रिकी है या फिर इसको आप गणितीय पक्ष कहें, ये तो मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूं। अब ऐसे समझ लीजिए कि अगर लग्न से, तो आपने देख लिया कि लग्न से अष्टम भाव में 64वां नवांश निकला था। अब नवांश चक्र से हमें 64वां नवांश लग्न से निकालना होगा, नवांश कुंडली के लग्न से। तो नवांश कुंडली, ये नवांश कुंडली का लग्न है, यहां से हमें चंद्रमा से तो आपने निकाल लिया, नवमांश कुंडली के चंद्रमा से आपने 64वां नवांश निकाल लिया। तो नवांश कुंडली के लग्न से 64वां नवांश कैसे होगा? तो नवांश कुंडली के लग्न से चौथे भाव में जो राशि बनेगी उस राशि में भी अगर कोई पापक ग्रह गोचर करेगा तो आपको मानसिक कष्ट देगा। ठीक है? सिर्फ मानसिक तनाव, मन चिंतित रहे, व्यथित रहे, परेशानी आए, दूसरों के कारण आपको हेडेक बढ़े। ये नवमांश कुंडली के लग्न से 64वां नवांश निकाल लिया, और नवांश कुंडली के चंद्रमा से, चंद्रमा जहां बैठे वहां से चौथे घर में देख लिया। जितने दिन तक वो ग्रह उस राशि में गोचर करेगा उतने दिन तक आपको कष्ट मिलता रहेगा। लग्न चक्र के अष्टम भाव से आपने देख लिया कि लग्न चक्र के अष्टम भाव से कोई राशि बनी है, वहां पे अगर कोई ग्रह क्रूर ग्रह है जो गोचर कर रहा है तो आपको वो कष्ट देगा, हेडेक देगा, आपकी जो सफलता है उसको लेंदी बना देगा, आपके परिणाम जो आने वाले थे उसको वो प्रोसेस में डाल देगा, वो फाइल अटकी रह जाएगी। अब वो तब तक अटकी रहेगी जब तक वो ग्रह उससे मूव करके आगे ना जाए। कई बार इसको आचार्य बड़ी ही दुर्घटना का संयोग भी बना देते हैं, पर सामान्यतः मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं, कुछ आचार्य इस 64वें नवांश को जो चंद्रमा से चौथे, लग्न से चौथे, या अष्टम भाव, लग्न से अष्टम भाव से जिसको 64वां नवांश मिला था, वहां से ना अकस्मात धन की प्राप्ति भी करा देते हैं। अचानक से व्यक्ति के विवाह के अवसर भी आ जाते हैं, विवाह की बात चलने लगती है, नौकरी मिल जाती है, प्रमोशन हो जाता है, रैंडम जिसकी कोई बातचीत भी नहीं है उसका परिणाम आपको 64वां नवांश दे जाता है। सिंपल सी बात है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव से आप क्या देखते हैं? जन्म कुंडली के अष्टम भाव से आप देखते हैं उस विषय के बारे में जिसको आपने कल्पना में कभी नहीं रखा था। आपने कभी नहीं सोचा था कि आप जिस बिस्तर पे सो रहे हैं उस बिस्तर के नीचे गड़ा हुआ धन है। आपने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे विषय के बारे में जानेंगे जो भविष्य की कल्पना कर सकता है। आपने कभी नहीं सोचा था कि आपका कंसंट्रेशन इतना मजबूत है कि आपको वैज्ञानिक बना सकता है। इन सभी विषयों का विचार धर्म, जो गूढ़ है, जो रहस्यमयी है, जो आपको चिंतन करने पर विवश करता है, जो आपको कहता है कि आप समाधि में जाइए, जो कहता है कि नींद का सुख लो, ये कहां से विचार किया जाता है? जन्म कुंडली के अष्टम भाव से, जो वस्तुतः आपके जीवन और मृत्यु के वास्तविकता से परिचय कराता है। ये सभी विषयों का विचार जन्म कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। तो इन सभी चीजों का विचार जब अष्टम भाव से किया जाता है तो अगर कोई शुभग्रह इन भाव से गोचर करे, 64वें नवांश से अगर कोई शुभग्रह गोचर करे, उदाहरण है, मान लीजिए मैं लग्न कुंडली की ही बात करता हूं। नवमांश कुंडली में लग्न में 9 नंबर की राशि बनी, यहां 10 लिख दिया, यहां 11, यहां 12, तो ये आपका 64वां नवांश हो गया। ठीक है? अगर आप इसको चंद्रमा से देखना चाहते हैं तो मान लीजिए चंद्रमा किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 64वां नवांश होगा 6 नंबर। लग्न से देखेंगे तो चौथा स्थान होगा 64वां नवांश, और चंद्रमा से देखेंगे तो यहां से चौथा स्थान कन्या राशि का बनता है। अब विचार करिए, अगर यहां पे गुरु गोचर करें, बुध गोचर करें, शुक्र गोचर करें या चंद्रमा गोचर करें,
उस राशि में उस दिन हैं, तो ये ग्रह आपको संपूर्णतया अच्छा हो जाएगा लग्न से 64वां नवांश कुंडली के लग्न से देख रहे हैं तो। और अगर दूसरी तरफ अगर चंद्रमा जहां बैठे हैं नवांश चक्र में, वहां से चौथे घर की तरफ अगर कोई शनि बैठ गए गोचर कर में, मंगल, राहु या केतु गोचर कर रहे हैं, अब ये जितने दिन तक इस कन्या राशि में रहेंगे उतने दिन तक ये 64वें नवांश में रहने के कारण आपको मानसिक संताप देते रहेंगे। मानसिक संताप आपको जैसे चाहे मिले, ऋण में जाएं, आर्थिक परेशानी हो, व्यापार कमजोर चले, स्वास्थ्य कमजोर रहे, मानसिक रूप से आप हेडेक में रहें, नींद की समस्या हो, माता पिता के कारण घर में मतभेद हो जाए, इस तरीके की बातें, माता पिता के कारण नहीं, किसी भी तरीके का घर में मतभेद हो जाए, भगवान ये सारी बातें 64वां नवांश में बताता है। शुभ कब हो गया? जब लग्न से चौथे घर की राशि बनी नवांश चक्र में, वहां से कोई शुभ ग्रह गया, आपको अचानक से नौकरी मिल गई, आपको सुख मिल गया जिसके बारे में आप कभी चिंतन भी नहीं कर रहे थे। तो 64वां नवांश कुछ इस तरीके का फल कथन किसी भी जातक के जीवन में करवाता है। इसको और भी विस्तार से अगर समझना चाहते हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको सिर्फ लग्न कुंडली का 8वां भाव समझ में आ जाए। लग्न कुंडली के 8वें भाव से अगर कोई ग्रह, अब जैसे लग्न कुंडली मान लेते हैं, ये लग्न कुंडली थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लग्न कुंडली के 8वें भाव से अगर कोई पापक ग्रह गोचर कर रहा है, शनि मंगल राहु केतु, तो क्या कहेंगे? भाई ये कष्ट वाला विषय है, ये कष्ट का समय है, क्योंकि अभी एक खराब ग्रह है और खराब भाव से गोचर कर रहा है, वो समस्या वाली बात हो गई। वैसे ही अगर कोई लग्न कुंडली के अष्टम भाव से, जहां से 64वां नवांश गिना जाता है, जहां पे 64वां नवांश पड़ता है, वहां पे अगर कोई शुभ ग्रह गोचर कर रहा है तो क्या कहेंगे? हाँ, भाव तो खराब है पर ग्रह अच्छा है, इस वजह से हम इससे कुछ अच्छी कल्पना कर सकते हैं। वो ग्रह हमें उस गोचर काल में कुछ अच्छा परिणाम भी दे जाएगा, हम ये बात पक्के तौर पे कह सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ही चीजों को समझना होता है। 64वां नवांश सिर्फ नुकसान ही नहीं देता है, वरन ये आपको बहुत सारा आकस्मिक लाभ भी देता है। समझ में आ गई होगी बात, सिंपल है। चंद्रमा से चौथा, लग्न से चौथा, गोचर देख लेना है कि वर्तमान में ग्रह कहां गोचर कर रहा है। 64वें में गया मतलब चौथे में गया, पापक ग्रह है तो सावधान हो जाइए। चौथे में गया है चंद्रमा से, लग्न से चौथे में गया है, शुभ ग्रह है, तो आप थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। इतनी ही बात है। इसको बहुत सिंपल तरीके से अगर समझना है तो इससे ज्यादा सिंपल और क्या ही हो सकता है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। कन्यादान करके दक्ष प्रजापति ने खूब सारे ब्राह्मणों को धन दिया, और तो और भगवान भोलेनाथ को भी उन्होंने खूब सारा धन दिया था। आप लोगों को एक बड़ी बढ़िया बात बताता हूं, राजा दशरथ ने भी जब यज्ञ किया तो संपूर्ण पृथ्वी दान कर दिया, सब कुछ ब्राह्मणों को दे दिया, उनके पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ दान कर दिया। वाल्मीकि रामायण में आप लिखा है, पढ़ सकते हैं कि जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किया, अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया पुत्रिष्टि यज्ञ के पहले, तो सारी संपत्ति अपनी ब्राह्मणों को दे दी, हाथ में कुछ भी नहीं बचा। सोने की अंगूठियां बची थी, अंतिम में ब्राह्मण जब उनसे विदा लेने आए तो वो भी दे दिए, बोले ले जाइए। ब्राह्मणों ने कहा आप छत्रपति हैं, आप स्वामी हैं, इस पृथ्वी के मालिक हैं आप, हम ब्राह्मणों को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो जितना भी आपने हमें दिया है यज्ञ कराने की दक्षिणा, वो सब हम लोग आपको वापस दे देते हैं। ब्राह्मणों ने कुछ भी अपने पास नहीं रखा, सब कुछ भगवान महाराज दशरथ को दे दिया। क्लियर है? वैसे ही दक्ष प्रजापति ने बहुत सारी संपत्ति अपनी बिटिया को और अपने दामाद शिव जी को दिया था।